जिसका बिहेवियर था उस हिसाब से एटम का रेडियस डिफाइन कर दिया। लेकिन जब हमने डाउन द ग्रुप की बात कही तो हालांकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज हमें ये सजेस्ट करता था कि साइज को छोटा होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, लेकिन हमने नंबर ऑफ शेल्स को क्या किया, हमने नंबर ऑफ शेल्स को या इनर शेल्स को या शील्डिंग इफेक्ट को ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, सो जब हमने इनर शेल्स को ज़्यादा फोकस किया, लाइक शील्डिंग इफेक्ट को ज़्यादा फोकस किया, शील्डिंग इफेक्ट को ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर बोला, तो फिर हमने कहा कि शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने से क्या होता है। यार स्पीकर्स का मसला फटे में स्पीकर्स यार, कल भी मुझे एक बच्चा कहता सर आपकी आवाज़ फटी हुई, मैंने कहा भाई मेरी आवाज़ ठीक है, स्पीकर फटा हुआ। ठीक, क्या मसला है इसमें, इसको प्लीज़ रिपेयर करवाएं, इसको रिपेयर करवाएं। मेरी अच्छी खासी राहत फ़तेह अली खान जैसी आवाज़ है, ठीक है, और आप मेरी आवाज़ पर इतना बेड़ा गर्क करते हैं, ये क्या सीन है। यहाँ से तो मैंने उसको 0 कर दिया है, भाई वहाँ से इतना मैक्सिमम क्यों कर दिया है। हाँ अब कैसी है, अब आवाज़ कैसी है, अभी भी फटी हुई है, चाहत फ़तेह अली खान वाली आवाज़ है, लाख दीना ने तो आ जाते। ठीक, हाँ जी, जी भाई राहत फ़तेह अली खान नहीं बहुत ऊंची है यार, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, गुजारा चलेगा भैया, थैंक यू। इसको प्लीज आते साथ ना पहले ठीक कर दिया करो जब भी आते हो तो। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ से आपके साथ वो शील्डिंग इफेक्ट वाली बात कर रहे थे कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या मुसीबत चल रही है। हमने कहा वो बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, डाउन द ग्रुप तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, कि इतना सिग्निफिकेंट है कि न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को, जो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है इफेक्ट, उस इफेक्ट को ही चेंज कर देता है। कि न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। क्यों जी, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता था किस पर, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता था। और उस पर उसकी डिपेंडेंसी एक तो इनवर्स है, ऊपर इनवर्स होने के साथ साथ एक और सीन क्या है, स्क्वायर वाली या ज्यादा अफेक्ट होने वाली या ज्यादा डिपेंड करने वाली रिलेशनशिप है। बहरहाल जो भी है, हमने एंड का नतीजा ये निकाला कि नीचे जाते जाते शेल्स के ज्यादा होने से वो जो पुल ऑफ द न्यूक्लियस है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाती है, जिस वजह से आपके एटम का रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। अभी आपको एक पेज दिया गया है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई ली हैं, ठीक है। उस पेज में क्या चल रहा है, पेज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्या लिखा हुआ है जी, एटॉमिक रेडियाई डैश अलोंग द पीरियड। व्हाट अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीजेस, डिक्रीज लिखे वहां पे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। किसके पास ये पेज नहीं है, किसके पास ये हैंड आउट नहीं है बच्चों, उम्मीद करता हूं सब तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो प्लीज पहली लाइन के जवाब में क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियाई व्हाट जनाब, डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, कम होता है अलोंग द पीरियड। और आप उसको देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, लुक एट दिस सोडियम की वैल्यू, व्हाट इज सोडियम की वैल्यू, इट इज 0.186, मैग्नीशियम 0.160, एल्यूमिनियम 0, मैंने कल भी लिखवाई हुई है वैल्यूज आपको, ठीक है। अगर आप इसको पीको मीटर में करें ज्यादा अच्छे से, वो डेसिमल से जान छूट जाती है बंदे की। 186, 160, 143, 117, 110, 104, 99, 190, क्या हुआ, सारा कुछ कम होते होते आखिरी वैल्यू क्या हो गई है, आखिरी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो मैं चाहता हूं इस आखिरी वैल्यू पर एक स्टार लगा दे, इस आखिरी वैल्यू पर एक स्टार लगा दीजिए जी। मैंने नॉर्मल नोट्स में क्या किया हुआ है, वहां तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं कह जी मैं तो इसका इस फटे में पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन अब क्या करूं, अब आ गई है वैल्यू सामने, इनको मैंने कहा भी था कि नहीं लिखनी, लेकिन चलो लिख दिए जी। आर्गॉन की उन्होंने वैल्यू 0.190 लिख दी है, जो कि अगर आप चेक करें तो पूरे पीरियड में सबसे क्या है, ज्यादा है। अब इसका क्या करें, हाँ जी, इसके लिए क्या साइंस है जी, इसके लिए साइंस ये है, मैं इस साइंस के लिए इससे पहले एक हैंडआउट दे चुका हूं आपको। कौन से वाला, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस वाला, जरा उस पेज को याद करिए।
उस पेज को याद करें और रिलेट करें, उस पेज को याद करें और रिलेट करें। क्या याद आ रहा है? मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट एटम्स की तरह नहीं। वो कैसे करते हैं? वो तो सर वो कैटायंस, वो तो मेटालिक बॉन्ड बना के करते हैं। जब वो मेटालिक बॉन्ड बना के करते हैं तो एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आकर करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, ये नॉन मेटल्स वाले क्या करते हैं? सर वो भी पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब अच्छा खासा करीब आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम उनका फिर। ये नोबल गैसेस का मसला क्या था? दे एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। उनका आपस में बॉन्ड बनाना एक नामुमकिन, मतलब बहुत 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 मुश्किल काम है। जी सर, करीब आते हैं, और अगर करीब आ भी जाए तो उतना करीब नहीं आते जितना करीब नॉन मेटल के एटम्स आते हैं। ये नॉन मेटल के एटम्स कितने सर इतने करीब होते हैं कि वो मिक्स हो जाते हैं, वो तो ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो तो ओवरलैप। अच्छा, इवन मेटालिक रेडियस क्या होता है सर? वो भी अच्छा खासा कैटाइन कैटाइन, उनका तो पहले वो वैलेंस शेल उड़ाते हैं, वैलेंस शेल उड़ाकर आपस में मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं अच्छे खासे करीब आकर। कहने का मतलब ये है कि मसला क्या होता है, वैन डर वॉल वाले का जो रेडियस है वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल ट्रेंड से बहुत ज्यादा होगा। क्यों सर? उसके एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। उनके केस में अगर आप क्या लेते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई, तो वो क्या होगा? वो तो हम अज्यूम कर रहे थे व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर। व्हेन आर दे टचिंग ईच अदर? दे आर नेवर टचिंग ईच अदर। ठीक है, वो तो बड़ी मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ है दिखाएं तो उस पेज पर, वहां उस पेज पे हमने लिखा है जनाब साहब जी क्या हो रहा है। पहले हमने कहा दे एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स, फिर हमने कहा देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस इज नोन एज वैन डर वाल फोर्स। फिर हमने कहा वैन डर वाल रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर। अब जस्ट टच ईच अदर मैंने बोल के आगे ठीक भी कर दिया है। क्या लिखा मैंने आगे? when they are closest to each other। अब वो closest to each other उनका पता क्या है? उनका closest to each other एक दूसरे से बहुत दूर है। वो तो मैंने उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या बयान की है? हाँ जी, हाँ, वो जब सॉलिड कर देंगे तो तब की तब देखी जाएगी ना। अभी तो हम नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप चलो सॉलिड स्टेट क्या भी देते हो तब भी बेटा वो इतने करीब करीब टच, जैसे मैंने ड्राइंग में बनाए हैं, वो मैंने बड़ी ओवर अजम्पशन की हुई है। ठीक है, नोबल गैसेस हैं, इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, फ्री फ्रॉम ईच अदर हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कहीं ड्यूरिंग देयर मोशन कोलाइड करेंगे या बड़ी मुश्किल से बड़े लो टेम्परेचर पर जाकर करीब करीब आएंगे। तो मैं आप किस टेम्परेचर पर उनका रेडियस लूं? बताएं। मतलब आपको लगता है कि मैं मेटल्स का जो रेडियस है वो 25 डिग्री सी पे लूं, नॉन मेटल्स का भी 25 डिग्री सी पे लूं, लेकिन नोबल गैस का कंपैरिजन करने के लिए -273 पे लूं? मतलब ये तो फिर ज्यादा हुई ना। ठीक है, हाँ, उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त हम शायद ये कह सकें सर जी बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन तब भी चलो एक काम करते हैं, मान लेता हूं आपकी बात कि सर उसको बिल्कुल सॉलिडिफाई कर दें। पहले क्या कर दें? सॉलिडिफाई कर दें। सॉलिडिफाई करने के बाद जब वो बिल्कुल टच करने लगे, अब वो जो बिल्कुल टच करने लगेंगे ना, ये टच करने का कॉन्सेप्ट तब होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पीक पर होती है। नाम क्या उस फोर्स का? वैन डर वाल। वो तो बड़ी वीक किस्म की फोर्स है। ठीक है, तो ये बड़ी ओवर असम्पशन है कि टच कर गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो टच करते हैं। ठीक है, वो अपने आप से एक दूसरे से बहुत दूर दूर ही होते हैं, अच्छा खासा उनका गैप होता है। उस गैप की वजह से जब हम वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बाकियों के मुकाबले में क्या होता है? बाकियों के मुकाबले में क्या लगता है सर? वो बहुत बड़ा जवाब आता है, क्योंकि वो टच करते ही नहीं है। वो तो हम सोच रहे हैं कि सर टच कर जाएंगे। हाँ हाँ, फिर वो एक्चुअल रेडियस तो ना हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या है? वैन डर वाल रेडियस। इसीलिए उसकी वैल्यू क्या है? एक्सेप्शनल वैल्यू है। ठीक है, वो एक्सेप्शनली ज्यादा क्यों है? उसकी वजह क्या है कि उसका एटॉमिक रेडियस ही नहीं है। उसका एटॉमिक रेडियस वैन डर वाल रेडियस है, जिसमें एक मसला है। क्या मसला है? कि एटम्स आर नॉट टचिंग ईच अदर एक्चुअली। ठीक है, एटम्स आर थोड़ा सा दूर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक काम करें, आपको जो अभी पेज दिया गया है आपने एक स्टार लगाया है किसके ऊपर? आर्गॉन की वैल्यू के ऊपर। और इधर इधर आपके पास जो ऊपर वाली राइट साइड पर, नीचे मत बनाइएगा, नीचे मैंने ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है जी? बल्कि काम करते हैं, देखते हैं ग्राफ कहां बनाऊं। आई थिंक जो दरमियान वाली स्पेस है इसका ग्राफ मैं सामने बनाऊंगा जी। तो आपने एटॉमिक रेडियस का एक जुमला लिखा, फिर आपके पास एक टेबल आ गया,
उस टेबल के नीचे पहले नोट लिख लें, टेबल के नीचे नोट लिख लें। राइट साइड पर ग्राफ की जगह छोड़िएगा बच्चों, यहां पर किसकी जगह छोड़नी है, यहां एक ग्राफ की जगह छोड़िएगा। मैं भी ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा, इस स्पेस में अपना स्क्रिप्ट लिखिए। ये जो स्पेस है ये वाली, यहां पे लिखें जी द व्हाट क्या डिस्कस करना है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गॉन। The atomic radius of argon is exceptionally high. The atomic radius of argon is exceptionally high. क्यों? Because its atomic radius is van der Waals radius. ये लिख देना काफी है, क्योंकि एक्सेप्शनली हाई क्यों है, बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियस इज वैन डर वाल रेडियस। ये एक्सप्लेन करूं और चले, इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियस इज, बिकॉज इट इज वैन डर वाल रेडियस, बिकॉज इट इज वैन डर वाल रेडियस लिखें। अब वैन डर वाल रेडियस को अंडरलाइन करें, बिकॉज इट इज वैन डर वाल रेडियस को अंडरलाइन करें। क्या करूं अभी, क्या लिखूं यहां पे वैन डर वाल रेडियस में ये लिखें जी, एटम्स are close to each other but not exactly touching। हाँ जी कहें, क्या लिखें, हाँ, because atoms are, ये लिख दें, atoms in their closest position are still very far। ये लिख दें जी, because atoms of noble gases, because atoms of the noble gases ये लिखें, because atoms of the noble gas in their closest position are still very far। ये जुमला बनेगा जी कि अगर आप उनका जितना मर्जी क्लोजेस्ट सोच भी लें, वो फिर भी क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर ही होंगे। वो कितना दूर होंगे, इतना दूर तो होंगे कि वो एक्सेप्शनली क्या वैल्यू देंगे, एक्सेप्शनली एक बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है, मैंने जो आपको पिछला पेज दिया है, प्लीज उस पिछले पेज की ड्राइंग देखें, मेटालिक रेडियस को देखें। मेटालिक रेडियस में आपने क्या करवाया है, आपने वैलेंस शेल उड़वाया है। पहले उसको उड़ाकर क्या किया है, उसको उड़ाकर आपने पहले क्या किया, आपने कहा सर ये पॉजिटिव कैटायन बन गया, फिर ये पॉजिटिव कैटायन बन गया, और फिर आपने सोचा है क्या, आपने सोचा है कि ये लो जी, ये था उसका वैलेंस शेल। क्या था उसका, क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता वैलेंस शेल पता है कितना हो उसका, क्या पता इसका वैलेंस शेल असल में इधर हो, ये वाला उसका वैलेंस शेल हो। ठीक है, वो तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि वैलेंस शेल डॉटेड है। क्या सोच के अज्यूम कर रहे हैं आप, क्या सोच के अज्यूम किया हमने, मैं समझता हूं ये सोचकर अज्यूम किया। जरा सुनो गौर से प्लीज, मैं इसके पहले मेटल्स के 3 स्टेजेस बता दूं, मेटल्स के 3 स्टेजेस आपको बताता चलूं। अगर आप ऑन स्केल सोचना चाहते हैं तो मैं कहता हूं जी, मेटल के एटम्स पहले, ये मेटल के इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। क्या ये मेटल के इंडिपेंडेंट, अगर इसका ये वैलेंस शेल उड़ जाए, सोडियम में तो आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उड़ गया। मैग्नीशियम में तो आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उड़ जाएंगे। एल्यूमिनियम में तो आउटरमोस्ट में 3 होंगे, उड़ जाएंगे। अगर उड़ जाए तो इसका कैटायन कैसा बनेगा, इतना बनेगा, और उसका कैटायन कितना बनेगा, इतना बनेगा। अच्छा सॉरी, सेम इस साइज का बनाएं। ये लो जी, ये मेटल का एटम ने क्या बना दिया अपना, कैटायन। कैटायन का साइज थोड़ा सा स्मॉलर। ये मेटल के एटम ने क्या बना दिया है, कैटायन, उसका साइज भी थोड़ा सा स्मॉल। ओके, अब जब ये कैटायन है, वैसे तो उनको क्या करना चाहिए, रिपेल करते करते क्या करेंगे एक दूसरे से, लेकिन बीच में क्या है, बीच में वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करते हैं, एज अ ग्लू बिहेव करते हैं। तो ग्लू ने क्या करना है, ग्लू ने चिपकाना है। ग्लू ने जब चिपकाना है तो चिपकाने का मतलब क्या है, करीब करीब करना है। मेटालिक बॉन्डिंग डेवलप होएगी, उस बॉन्डिंग के चक्कर में अगर यूं थे तो इंडिपेंडेंट थे, अगर ये अकेले हैं तो रिपेलिंग है, और अगर इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो वो अट्रैक्टिंग है। और जब वो अट्रैक्टिंग है तो गौर से मेरी बात सुनिए, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इनको बहुत करीब करीब कर दिया है। जब उन्होंने इसको बहुत करीब करीब कर दिया है, बिकॉज इनके दरमियान में क्या है सर, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप कहते हैं सर जी यहां से लेकर यहां तक का क्या करें,
फासला निकालें, उस फासले को क्या करें, उस फासले को आधा कर दें, ये ले जी। और जब आप उस फासले को आधा करते हैं तो अब हम सोच क्या रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं सर क्या पता एटम कितना था, आप सोच रहे हैं मेटल का एटम इतना था, हालांकि असल में मेटल का एटम कितना था, वो तो बड़ा था, असल में मेटल का एटम बड़ा था भाई, लेकिन जब उसने पहले क्या किया, अपना वैलेंस शेल लूज किया, वो तो कैटन बन गया, फिर कैटन्स करीब आ गए, उनके करीब आने से एक मतलब एक लिमिट तक करीब आते हैं, क्या आते हैं, एक लिमिट तक इधर तक करीब आ गए जी। तो मैंने कहा इसके न्यूक्लियस से उसके न्यूक्लियस तक फासला निकालो, फासले को आधा कर दो, आधे को क्या बोलो, आधा इसका रेडियस है, आधा उसका रेडियस है। तो हमने कहा ये है एटम का रेडियस, कौन से वाले एटम का रेडियस, मेटल वाले एटम का रेडियस, तो हमने क्या नाम रखा इसका, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस अपने एक्चुअल निजाम से क्या है, थोड़ा छोटा है, एक्चुअल निजाम से क्या है, थोड़ा छोटा क्यों है, सर ये बॉन्ड हुआ है, बॉन्डेड सिचुएशन में आपने रेडियस निकाला है, ठीक है। कोवेलेंट वाला रेडियस भी आपने कैसे निकाला है, वो भी आपने बॉन्डेड सिचुएशन में रेडियस निकाला है, कैसे उसके भी अगर मैं कहूं जी ये दोनों नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल के एटम्स हैं जी, ठीक है। अब आपने उनको कैसे ऐसे टच करवाया है, नहीं हमने सर उनको ऐसे टच करवाया है, ठीक है। जब उनको ऐसे टच करवाएंगे अब हम कहेंगे जी क्या करना है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इसका फासला आधा फासला, तो अब हम कहते हैं जी इतना, हालांकि एटम का असल में रेडियस कितना है, इतना है, लेकिन हम इस वक्त एटम को कितना रेडियस दे रहे हैं, इतना रेडियस दे रहे हैं। तो मेटल्स के केस में भी मेटालिक बॉन्डिंग की मौजूदगी में एक फासला लिया जाता है, नॉन मेटल्स के केस में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की मौजूदगी में एक फासला लिया जाता है। नोबल गैसेस के मौजूद क्या मसला होता है, सर वहां फोर्स ही नहीं होती, किसी की मौजूदगी में कोई फासला नहीं लेते, तो वहां वो क्या करते हैं, वहां वो एटम्स कैसे होते हैं, सर फिर वो ऐसे ही होते हैं ये लो जी, वहां मैक्सिमम वो इतना बहुत जोर लगाएंगे, बहुत कोई पागलों वाला जोर लगा लें तो क्या होगा, हाँ जी सर जी क्या हो सकता है, ये लो जी वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, इतना हो सकता है जी। अब क्या होगा, अब इसके सेंटर से उसके सेंटर तक फासला निकालें, अब वो असल में अपने आप से भी बड़ा रेडियस निकलता है, जो उसने 0.190 लिखा है वो क्या लिखा है, वो उसका अपने आप से भी बड़ा लिखा हुआ है, क्यों, बिकॉज हम कहते हैं नोबल गैसेस के बीच में फोर्स ही नहीं है भी तो नेग्लिजिबल है, कौन से वाली, ये वैन वॉल है, वो करीब लाए भी तो कितना करीब लाएगा, क्लोजेस्ट भी ले आए, मतलब मैं कहता हूं ये क्लोजेस्ट आ गया जी, इतना क्लोजेस्ट भी अगर हम आ गए तो हम क्या कहेंगे, स्टिल वेरी फार। काश के मेरे पास ऐसी दूरबीन लगी होती और मैं उस दूरबीन को लगाता और पहले मैं ये मेजर करता। एक कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, क्वालिटेटिव स्टडी, क्या क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है, कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, कोई ऐसे मेजरिंग टेप फिजिक्स तो है नहीं कि सर जी टेप लगी हुई है मैंने यहां रखी है, यहां रखी है, ऐसा नहीं हो रहा। एक कॉन्सेप्ट है कि वो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, ये एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, ये एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, और हमने कहा ये एक कंपैरिजन करना है कि उधर भी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक फासला निकालो, आधा कर दो, इधर भी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक फासला निकालो, आधा कर दो, उधर भी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक फासला निकालो, आधा कर दो। उधर तो चलो वो मेटालिक रेडियस मतलब एक वो क्या कहते हैं बॉन्डिंग वाला रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस एक बॉन्डिंग के अंदर का रेडियस है, तो ट्रेंड डेवलप हो गया। इसने ट्रेंड का क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों इसने ट्रेंड का बेड़ा गर्क क्यों किया, हम क्यों कह रहे हैं कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गॉन इज एक्सेप्शनली वेरी लॉन्ग, एक्सेप्शनली वेरी हाई, क्यों, बिकॉज इट्स रेडियस इज वैन डर वाल रेडियस, और उसका वैन डर वाल रेडियस ने वो इस मतलब पर भी नहीं उतरता और वो इस मतलब पर भी नहीं उतरता, इन दोनों का सीन आपस का क्या है, आपस का सीन सेम है। कैसे सेम है सर, यहां भी वो एटम्स पहले आपस में बॉन्ड हुए हैं, वहां भी एटम्स पहले आपस में बॉन्ड हुए हैं, बॉन्ड होकर वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। यहां तो ओवरलैपिंग बड़ी क्लियर कट नजर आती है, यहां चलो ओवरलैपिंग नजर आए ना आए, मेटालिक बॉन्डिंग का तो पता है ना हमें। और मैं कहूं जी मेटालिक बॉन्डिंग ने एटम्स को छोटा कर दिया है तो किसी को मसला है, बॉन्ड एटम्स को क्या करते हैं, करीब करीब लाते हैं ना। इस वाले बॉन्ड ने तो बिल्कुल, हमने क्या इमेज बनाई हुई है इस बॉन्ड की, ये इमेज बनाई है कि एटम्स आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, चलो यहां नहीं बनाई तो क्या कितना को बहुत बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग है, मेटालिक भी चंगा भला स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो क्या वो नहीं करीब करीब लेकर आएगा एटम्स को, ले आया उसने भी। तो ये अपने आप से छोटे छोटे रेडियस हैं, ये भी अपने ओरिजिनल से छोटा है, ये भी अपने ओरिजिनल से छोटा है, ये अपने ओरिजिनल से क्या है, ये अपने ओरिजिनल से भी बड़ा है।
तो क्या करूं, एक्सेप्शनल होगा ना फिर। हाँ, अगर तो आप कहें कि सर जी आर्गॉन का भी मैंने कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया था और उस सिचुएशन में, तो फिर उस सिचुएशन में आंसर क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में आंसर 99 से छोटा होना चाहिए, 93 होना चाहिए, 92 होना चाहिए, 91 होना चाहिए। आंसर 190 है। वो कहता है मैं तुम्हारे सोडियम से भी बड़ा हूं। किसे भी बड़ा हूं? वो सोडियम से भी बड़ा। क्यों? वो उनके सीक्वेंस को नहीं फॉलो करता, उनकी साइंस को नहीं फॉलो करता। भाई तुम लोगों में बॉन्ड होता है, तुम लोगों का करीब करीब रहना जरूरी होता है, मेरा तो करीब करीब रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा नाम ही नोबल गैस है, मेरे तो नाम के साथ स्टेट मेंशन करना जरूरी होती है। मेटल के साथ सॉलिड लिखना जरूरी तो नहीं होता, मेटालिक सॉलिड। नॉन मेटल के साथ पता नहीं कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैसेस। नोबल के साथ नाम लिखना मस्ट है। नोबल आधा नाम है, पूरा नाम क्या है? नोबल गैस। वो कहता है मेरी तो निशानी ही गैस है भाई, मैं तो हूं ही एक दूसरे से दूर दूर, मेरा तो करीब करीब आना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कोलिजन्स हो रहे हो तो ठीक है, कुछ टेम्परेचर बहुत कम कर दे तो ठीक है, लेकिन मैं करीब आऊंगा भी कितना करीब आऊंगा? मैं वो ओवरलैप वाला करीब कभी जिंदगी में भी नहीं आऊंगा, मैं बॉन्ड बनाने वाला करीब कभी जिंदगी में भी नहीं आऊंगा। ठीक है, बहुत हुआ ना, तो जितना भी तुमको मेरी क्लोजेस्ट पोजीशन आ गई है, तो मैं इनके मुकाबले में भी किधर हूंगा? मैं इनके मुकाबले में भी दूर हूंगा। तो अंग्रेजी का जुमला ठीक लिखवाया हमने। क्या लिखा हमने वहां पे? बिकॉज क्या लिखा जी? हमने कहा इट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गॉन इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियस इज वैन डर वाल्स रेडियस, एटम्स आर फार, क्या लिखा जी? एटम्स इन देयर क्लोजेस्ट पोजीशन आर स्टिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, आर स्टिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एटम्स की ये जो क्लोजेस्ट पोजीशन आ भी जाए तो इसमें भी क्या होता है? दे आर स्टिल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां से यहां तक फासला। हाँ, अगर यहां पे भी क्या होता, अगर यहां भी एक कॉन्सेप्ट क्या होता, सर ये किसी तरह ओवरलैप कर जाते हैं आपस में, या कोई भी बॉन्ड इतना होता कि इनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा देता, तो क्या होता? तो मैं जरूर कहता कि जी इधर से रेडियस निकालें, इधर से आधा करें, तो ये वैल्यू 0.099 से छोटी ही होती। मैं नॉर्मल नोट्स में तो लिखवाने ही नहीं चाहता था। यहाँ एक पेज पे डेटा बुकलेट से उन्होंने कोई पेज निकाला है, वहां से उनको ये मिल गई है वैल्यू, तो मैंने इसको एड्रेस कर दिया है। अदरवाइज मैं इसको एड्रेस करने के मूड में भी नहीं था। ठीक है, मेरा सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये। ठीक जी, बिल्कुल है। मेरे सिलेबस में ये एक्सेप्शनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना नहीं है, बट स्टिल अगर आ गया तो जी शीट चाहिए, ये पीछे जवा दें, आपके पास भी नहीं है? 2 चाहिए, एक पे तो मैंने कोई गंद मचा दिया है, लेकिन चलें भिजवा दें जी, पीछे भिजवा दें। सो गौर से मेरी बात सुने जनाब साहब, क्या हो रहा है? हमने कहा कि एटम का जो रेडियस होता है, इट डिक्रीजेस अलोंग द क्या? अलोंग द पीरियड। वो हमने कॉपी के अंदर अपने डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखे हुए हैं, यहाँ वैल्यू आ गई है। और इधर एक मसला क्या था, हमने क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस की जो बात है, ये सिर्फ आर्गॉन में नहीं होगा। एक बात बताऊं, अगर आप पीरियड नंबर 2 कंपेयर करेंगे ना, मेरे पास उसकी वैल्यूज भी हैं, जरा सुने। पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 का पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। उसकी वैल्यू है पिकोमीटर में, सुनिएगा जरा, 152। बेरिलियम 112, बोरॉन 80, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 72, नियॉन 160। क्या वैल्यू? पीरियड नंबर 2 में भी देखें, लिथियम की क्या थी? 152, बाकी सब सिर्फ 152 से कम होगी। 112, 80, 77, 74, 73, 72, आखिरी वाली क्या है? 160। 160 मतलब अपने पहले वाले, अपनी रो के सबसे बड़े वाले से भी क्या है? उससे भी बड़ा है वो। क्यों बड़ा है? सर जी वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? सर वो उसका सीन ही और है, उसका नाम ही और है, उसकी कहानी ही और है। कौन सी कहानी है? सर उसकी कहानी है वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस में क्या होता है? सर एटम जितने भी करीब हों वो दूर ही होते हैं, जितने भी करीब आ जाए वो दूर ही होते हैं। आई थिंक मैं इसके लिए अगर आपका ग्राफ बनवाऊंगा तो आपके पास जो थोड़ी बहुत स्पेस है इस अंग्रेजी के सामने, वहां क्या करें, अक्सर पेपर में कहते हैं जी ग्राफ बनाएं। जी तो बच्चों, जो भी मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं ये बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको एक हैंडआउट दिया हुआ था, वहां पे मैंने सारी डिटेल आपको समझाई हुई है। अभी मैं क्या चाहता हूं,
आपकी जो पहला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के सामने ग्राफ बनाना चाहता हूं, और ग्राफ किस चीज का बनेगा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस वर्सेस क्या? ग्राफ ऑफ क्या? एटॉमिक रेडियस वर्सेस एक्स एक्सिस पे डालेंगे जी प्रोटॉन नंबर। क्या एक्स एक्सिस पे क्या डालूंगा मैं? प्रोटॉन नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस स्लैश नैनोमीटर इन क्या? एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर का क्या सिंबल होता है? ए या जी? आई थिंक इट इज जी। और अगर मैं बात कर रहा हूं कौन से वाले की? पीरियड नंबर 3 की, तो पीरियड नंबर 3 कहां से स्टार्ट होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? पहला एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। क्या होगा? तो मैं इसका एक्स एक्सिस 11 से स्टार्ट करूंगा। I hope you know 11 represents sodium, 12 represents magnesium, 13 represents aluminium, 14 represents silicon, 15 represents phosphorus, 16 represents sulfur, 17 represents chlorine, 18 represents। वैसे तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं करूंगा, इसको भी करूंगा। क्या करूं? मुझे एक बात बताएं, सोडियम का एटॉमिक रेडियस कितना लिखा है आपने? 186। सबसे ऊपर सबसे नीचे? मैं यहां से करता हूं जी। एंड इफ आई टेल यू के ऑलमोस्ट सबके सब क्या कर रहे हैं? नीचे ही आ रहे हैं। सबके सब नीचे ही आ रहे हैं, तो किसी को मसला है? लेकिन 18th वैल्यू क्या होगी? शीट देख लें मैम, एक बच्चे को शीट चाहिए। मैम शीट मंगवा दें प्लीज। खत्म। ठीक है जी, एक और भी चाहिए। मेरे पास तो खत्म ही है। मैम देख लें, 2 शीट्स लानी होंगी। किधर 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 पहुंचे? आखिरी वैल्यू किधर करूं? आखिरी वैल्यू क्या थी? ये थी 186। वो क्या थी? 190। तो 186 से भी किधर है? ऊपर है। तो आई थिंक इधर से भी इधर है जी। तो एक काम करें, इसको ना सॉलिड ना जोड़िएगा, इसको क्या करिएगा कि असल पैटर्न ये नीचे वाला ही है। असल पैटर्न यही है कि एटॉमिक रेडियस आगे जाते जाते क्या होता है? डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये क्या चीज है? दिस इज जनरल ट्रेंड। व्हाट इज जनरल ट्रेंड? कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? आर डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। ये है आपका जनरल ट्रेंड कि आर क्या हो रहा है? आर कम हो रहा है अलोंग अ पीरियड। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेप्शन या एक्सेप्शनल बिहेवियर। एंड दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर इज टर्म्ड एज क्या? वैन डर वॉल रेडियस। अगर इसका नाम ही अलग है तो उसकी कहानी अलग समझो कि इसका एक्सेप्शन क्यों है। बिकॉज इसका नाम ही क्या है? इसका नाम एटॉमिक रेडियस ही नहीं है। इसका नाम क्या है? दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर इज नोन एज वैन डर वॉल रेडियस। और उसमें क्या सीन है? एटम्स इन देयर क्लोजेस्ट पोजीशन आर स्टिल फार अपार्ट। एटम्स इन देयर क्लोजेस्ट पोजीशन आर स्टिल फार अपार्ट। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे जी। तो बच्चों, किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। आई थिंक मैं इसके नोट्स भी कॉपी में आपको लिखवा चुका था। नोट्स वहां आ गए, और ये वैल्यूज और ग्राफ और एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। प्लीज इस पेज को वहां क्या कीजिएगा? लाजमी स्टेपल भी कर दीजिएगा। एमसीयूज में अक्सर आता है ड्रॉ द ग्राफ या सिलेक्ट द ग्राफ। एटॉमिक रेडियस का कौन सा वाला ग्राफ है, तो हमें इसको ड्रॉ करना होता है या स्केच करना होता है। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। तो बहुत ज्यादा प्रिंट आ गया मैम। 2 पीछे गर्ल्स को ही चाहिए मैम, प्लीज ये पीछे भिजवा दें। बॉयज में से किसी के पास ना हो जी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। पुत्र ऊंचा बोलो जरा। आखिरी वाली होगी ऑफ कोर्स, जो एक्सेप्शनल होगी वो नोबल गैस ही होगी। बहरहाल कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करो जी। जनरल ट्रेंड क्या है? एटॉमिक रेडियस का कम होना। आगे जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। एक्सेप्शनल ट्रेंड क्या है? वो आर्गॉन की आखिरी वैल्यू बिल्कुल ऊपर चली जाती है। मैं उसको सॉलिड लाइन भी नहीं बनाना चाहता। मैं कैसी लाइन लगाई है? डॉटेड लाइन लगाई है कि मेरे सिलेबस में इतनी खास इसकी इंपॉर्टेंस
आ गई बहुत शादो नादिर, अगर उसने कभी पूछ भी लिया तो वो उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस दे चुका होगा, आधा उसने रेफरेंस दिया होगा कि नोबल गैसेस ये होते हैं तो वो होते हैं, तो आप बताओ उनका रेडियस नॉर्मल के साथ नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं करता? हम दो ही जवाब देंगे जो मैंने लिखा है। क्या जवाब? कि सर उनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस होता है, और जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो उसमें एटम्स जो हम वो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक फासला निकाल कर आधा करते हैं ना जब, तो जो आधा फासला निकलता है वो एटम्स टच ही नहीं होते हैं, वो अपनी क्लोजेस्ट पोजीशन में भी एक्चुअल में क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए उनका रेडियस उनके एक्चुअल रेडियस से भी बड़ा आता है। बहरहाल किसको मसला है? तो इसका मतलब ये हो कि हम रेडियस पता है किसको कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं कि दोनों एटम्स को ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी मिली है। ठीक है, कि इस एटम को इस एटम ने जोड़ा हुआ है तो इसका कितना स्पेस है और इसका कितना स्पेस है। मेटालिक रेडियस में हमने क्या किया? मेटालिक सॉलिड में हमने कहा जी हर कैटाइन ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। हमने कहा इसके सेंटर तक से उसकी सेंटर तक टोटल स्पेस निकालो, आधा कर दो, आधी इसकी स्पेस है आधी। इसी तरह कोवलेंट में क्या किया हमने कहा वहां भी क्या करो, उनका जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पेस चेक करो, उसमें से आधी स्पेस इसको दे दो, आधी स्पेस उस। वैन डर वाल में भी हम क्या कर रहे हैं, क्या नोबल गैसेस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? ठीक है, तो वो इवन सॉलिड स्टेट में भी अच्छी खासी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, उनका सॉलिड स्टेट में भी एटम्स अगर करीब करीब आ भी जाए तो उस तरह का आपस में बॉन्ड नहीं बनाते जिस तरह का मेटालिक बॉन्ड है, जिस तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें एटम्स एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। वो काम नोबल गैसेस में कभी भी नहीं होता। इसलिए क्लोजेस्ट पोजीशन में भी हम क्या कहते हैं, वो दूर ही होते हैं। किसी को मसला है जी इस बात से? एनीवन? सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट क्या जी? एटॉमिक रेडियस डैश डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ने कल पढ़ा था, इट इंक्रीजेस, ज्यादा होता है, लिखे वहां पे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए नहीं वहां पे इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करता डाउन। दो ग्रुप्स मैंने समझाए हुए हैं, लेफ्ट की तरफ चेक करें कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 2 लेफ्ट पे ग्रुप 2 है। मेटल्स का ये मैंने इनके कल वैल्यूज लिखवाई थी, 112, 160, 197 कल वैल्यूज लिखवाई थी। चेक करें कॉपी में वैल्यूज लिखी हुई है। हाँ चेक करें कॉपी में वैल्यूज हैं नहीं? ठीक है, वैल्यूज यही वाली है। ठीक है, वैल्यूज हैं तो ठीक है, नहीं है तो देख लें। 112 है, 160 है, 197 है, 215, 217, 220। नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? एटम का रेडियस चाहे ग्रुप नंबर 2 है तब भी बड़ा हो रहा है। उधर देखें ग्रुप 17 को, वो कौन है? नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन की क्या वैल्यू है? 72 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 114 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर, 140 इसके नीचे अगर कोई हुआ तो 140 से भी यहाँ कोई एक्सेप्शनल फिनोमिना नहीं है, सबके सब एक ही जैसा हैं। ग्रुप 2 वाले सबके सब का क्या होगा? मेटालिक रेडियस। सबके सब मेटल्स है ना, तो सबका कंपैरिजन सही होगा। क्या? मेटालिक रेडियस। इधर वाले सबके सब क्या है? नॉन मेटल्स, तो सबका क्या होगा? वो कोवलेंट वाला रेडियस। ठीक है जी, तो एक काम करेंगे, ये जो आपका टेबल है, ये जो ग्रुप 2 वाला, इसमें जो आर है ये कौन है? ये एटॉमिक रेडियस नहीं है, कौन है ये? इन सब का मेटालिक रेडियस है। तो एक काम करें, आप ऊपर लिखे मेटल्स लिखा हुआ है, मेटल्स को अंडरलाइन करके लिखे, उस मेटल्स को मेटालिक बना दें। उस मेटल्स को क्या बनाए? मेटालिक, और नीचे रेडियस लिख दें, मेटालिक रेडियस। खैर ना भी बनाए यार, समझ आ गई आपको। ठीक है, दरमियान की जो स्पेस अवेलेबल है वहां क्या करना चाहता हूं मैं? वहां ग्राफ बनाना चाहता हूं। ठीक है जी, वहां ग्राफ कैसा है सुने जरा। वंस अगेन उस स्पेस में भी उन्हें ग्राफ बनाना है। यहां एटॉमिक रेडियस लिखें जी नैनोमीटर में, और यहां मैं अभी भी जी लिखूंगा, दैट इज प्रोटॉन नंबर। हाँ, उस प्रोटॉन नंबर में फर्क एकदम से बहुत ज्यादा आया करेगा, लेकिन बहरहाल जो भी है, आई विल स्टार्ट विद 2। बेरिलियम का क्या है एटॉमिक नंबर? 2 नहीं है, 4 है। फिर आगे बच्चों क्या है? मैग्नीशियम का क्या है? 12। फिर कैल्शियम का क्या है? 20। फिर स्ट्रोंशियम का क्या है? 38। फिर इसका क्या है? खैर ये लीनियर स्केल नहीं बनाया मैंने। क्या नहीं किया मैंने? लीनियर, बल्कि एक काम करता हूं, मैं स्केल नहीं बनाता, मैं जस्ट नाम लिख देता हूं। क्या? बीई बेरिलियम,
Mg कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नाम लिख दे रही। वैल्यूज लिखूंगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो तो 4 से स्टार्ट करके अगर 56 पे जाना है तो पूरा बोर्ड चाहिए यहाँ से 4 से 56 तक जाने के लिए, तो इसलिए एक्स एक्सिस को मैं लीनियर स्केल बनाने की बजाय मैं वहां पे क्या कर देता हूँ, एटम्स के नाम लिख देता हूँ। और अगर मैं वहां पे एटम्स के नाम लिख दूं, मतलब ग्रुप 2 के केस में ये नाम होंगे और ग्रुप 7 के केस में क्या होगा, ग्रुप 2 के केस में पहले पूरा कर लेता हूं। सपोज करो बेरिलियम का कोई भी एक स्पेसिफिक एटम का साइज है इतना, आगे जाएंगे तो क्या होगा, सर जी जो भी है साइज बड़ा ही होगा। अब एग्जैक्टली अब आप ये ना कहना सर ये क्या इसकी कोई लीनियर इक्वेशन बनती है, मैं जस्ट जनरल ट्रेंड समझा रहा हूं, जनरल ट्रेंड समझा रहा हूं, कोई लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा यहां पर। जी हाँ, इसमें आप कर्व बनाना चाहते हैं कर्व बना दें, अगर आप यूं करके कर्व बनाते हैं कर्व बना दें, सीधी लाइन लगाते हैं सीधी लाइन लगा दें, बस जो भी करें मुझे जनरल ट्रेंड समझाना है, वो क्या है, इंक्रीज करने वाला जनरल। अच्छा कोई कहता है सर ये क्या पता ऐसा हो, एक बच्चे ने ये बनाया है, एक ने ये बनाया है, एक ने कहा सर यूं 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 ऐसे है, तो जो भी है ऊपर की तरफ ही जाना है ग्राफ ने। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं इस वक्त चूंकि प्योर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं प्योर फिजिक्स भी नहीं पढ़ा रहा, मैं केमिस्ट्री में कोई हल्की फुल्की मैथ्स या फिजिक्स का ग्राफ ले रहा हूं और मुझे इंक्रीज ऐसे समझाना है। जी ऊंचा बोले, डाउन भी है, रेड ऑन भी है, ओके 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 रेड ऑन भी है, RA। वैसे रेड ऑन रेडियो एक्टिव होता है, उसको नहीं डिस्कस करना चाहिए था, उसको बीच में से काटना चाहिए। उस तरह तो फिर एस्टेटीन के नीचे भी कोई होगा, पीरियोडिक टेबल खोलें देखें, एस्टेटीन के नीचे कोई है, एस्टेटीन के नीचे कोई है जी, दैट इज टेनेसीन है जी, है मेरे पास जो है टेनेसीन, समथिंग लाइक टेनेसीन 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 टेनिस टेनेसीन, टेनिस से निकला है कोई लफ्ज, टेनेसीन लिखा हुआ है जी। लेकिन आप भी वहां पे लिखें, टेबल में जाए TS लिखें, टेनिस टेनेसीन, और प्रेडिक्ट करें उसका एटॉमिक रेडियस। जी पुत्र, तो उसका न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है ना, उसके शेल्स तो रेडियो एक्टिव नहीं होते, तो उसकी न्यूक्लियर पुल में से ज्यादातर क्या होता है, वो बीटा निकलता होगा, या चलो अगर निकल गया तो चेंज हो जाता होगा, लेकिन प्योर अगर कभी कोई टेनेसीन का एटम हो जिसने अभी रेडिएशन ना की हो तो उसके साइज की बात होगी। बताएं जी, TS लिखें एस्टेटीन के नीचे, वैल्यू प्रेडिक्ट करें, 114 133 140 150, 150 लिखो जी, 145, 140 से बड़ी कुछ भी लिख दो, 240 तक नहीं जाना, मतलब 140 देखो ना पीछे चलो, आई थिंक 20 का फर्क 19 का फर्क आया, फिर 7 का फर्क आया, इतना ज्यादा कोई बिल्कुल सीरीज नहीं है, मैथमेटिकल सीरीज नहीं है, 140 से बड़ा कुछ भी लिख दें, मुझे 150 पसंद आ रहा है, किसी को मसला है 150 लिखो जी, 0.150 0.150। बहरहाल होपफुली आपको ये ट्रेंड समझ आ गया होगा। आई विल रिकमेंड के इस तरह का ऊपर की तरफ कर्व ना पढ़ाएं, सीधा सीधा पढ़ाएंगे, सीधा सीधा सीधी लाइन ऊपर की तरफ लगाएंगे, सीधी लाइन लगाएं ऊपर की तरफ। अच्छा, यहां पे कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला फिनोमेना नहीं है, यहां पर क्या कहानी है सर जी, यहां की कहानी में वो क्या बोलते हैं, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, डाउन द ग्रुप जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या चीज ज्यादा होती है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से क्या बोलते हैं, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाता है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। आई थिंक एक बात लिखवाना चाहता हूं मैं, आपका जो लिखा है एटॉमिक रेडियाई डैश डाउन द ग्रुप, आपने लिखा जी क्या, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसके सामने कुछ लिखने को होगा शायद, क्या लिखूं उसके सामने, आपने कहा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू क्या, बस एक लफ्ज लिखें, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, सिंपल लेके अपने आप को याद कराएं, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, बाकी लंबी चौड़ी कहानी नोट्स में लिखी हुई, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा नीचे आओ भाई, नीचे जब हम आएंगे तो वहां क्या चल रहा है, सर ये तो आयनिक रेडियस चल रहा है, आयनिक रेडियस की डिटेल मैंने आपको आपकी नोटबुक में नहीं लिखवाई, तो मैं चाहता हूं किधर जाएं, मैं चाहता हूं नोटबुक पे जाएं भाई,
सुने बच्चों, प्लीज बातें बंद करेंगे। देखिए दोबारा सुने। अभी जैसे हम कहते हैं कि हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल वैसे ही हमने इसी चैप्टर के एंड पर क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आयोनिक स्ट्रक्चर, कि किसी आयन का क्या स्ट्रक्चर होता है। आयन के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद में बराबरी नहीं होती है। अच्छा, तो हमें फिर आयन का भी क्या पढ़ना है, आयोनिक साइज। आयोनिक साइज में हमने क्या पढ़ा है, आयोनिक रेडियस। और आयोनिक रेडियस में मैंने कौन से वाला पहले समझाना है, आई थिंक मैं जैसे एटॉमिक रेडियस में पहले अलोंग द क्या समझाया, पीरियड समझाया, फिर डाउन द ग्रुप समझाया। इसी तरह यहां अपने नोट्स में जाएं, आयोनिक रेडियस में से भी पहले क्या समझाते हैं, डाउन द ग्रुप। ज्यादा आसान बात है वैसे, बिल्कुल सीधी सीधी बात हो जाएगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप वाली बात मैं पहले समझाऊंगा, डाउन द ग्रुप वाली बात। तो सवाल हम तो नोट्स में कैसे लिख रहे हैं, हम नोट्स में क्वेश्चंस बना के लिख रहे हैं। शायद नोट्स में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस क्या बनाया था, एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड, फिर डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या है 2,2 या जस्ट 2, बेटा ये दो लूज हो गए हैं, जस्ट 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,2, नो 2 क्या हो गया, लूज हो गया। इसकी 2,8,8, इसकी 2,8,18,8, इसकी 2,8,18,18,8। ओके, तो इन सब ने क्या कर दिया है, इन सब ने अपना वैलेंस शेल, इन सब का वैलेंस शेल क्या हो गया भाई, उड़ गया ना बच्चों। अच्छा, लेकिन अभी भी पॉइंट्स क्या हैं, एग्जैक्टली वही हैं जो कल लिखे थे। कैसे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस। यू नो यहां पे कितने शेल्स नजर आ रहे हैं आपको, तो सब्ज वाला पेन दीजिए। ये जो बेरिलियम है इसमें कितने शेल्स हैं, 1 शेल। इसमें कितने हैं, 2 शेल्स। इसमें कितने हैं, 3 शेल्स। इधर 4 शेल्स, इधर 5 शेल्स। बेटा जो कल आपने एटम का रेडियस डाउन द ग्रुप पढ़ा है ना, एग्जैक्ट वही पॉइंट्स मुझे सुनाते रहिए बस, देखते हैं क्या होगा। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बताएं सबसे पहली बात आपने क्या लिखी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा, जिसका मतलब क्या था, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, ज्यादा, जिसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। लेकिन क्या मैं लिख दूं पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा होगी, नहीं, ये भी सबर करेंगे। अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4, 5 शेल, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इनर शेल्स वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर शील्डिंग इफेक्ट, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो आपने कल पढ़ा था कि वो जो हमारा पुल ऑफ द न्यूक्लियस है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो किस पे डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियर चार्ज पे थोड़ा और शील्डिंग इफेक्ट पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप वो पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, पुल ऑफ द व्हाट, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाती है, पुल, वो पुल क्या कर जाएगी जी, सर जी वो पुल डिक्रीज कर जाती है। और वो क्यों डिक्रीज करती है, वो आपने पढ़ा हुआ है कि इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन था किसके साथ, न्यूक्लियर चार्ज ओवर शील्डिंग इफेक्ट के स्क्वायर के साथ।
तो हमने कहा था न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से पुल ज्यादा होगी, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से पुल कम होगी, लेकिन पुल बहुत ज्यादा कम होगी। तो इतनी कम हो जाएगी कि ओवरऑल पुल डिक्रीज। तो ओवरऑल पुल अगर डिक्रीज कर गई तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा, पुल डिक्रीज कर गई तो आयनिक रेडियस क्या कर जाएगा जी? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चाहे आप ग्रुप नंबर 2 की बात करें, चाहे आप चाहे आप कैटाइंस के ग्रुप्स की बात करें, चाहे आप एनाइंस के ग्रुप्स की बात करें, डाउन द ग्रुप बेटा जी नंबर ऑफ शेल्स चूंकि ज्यादा होते हैं, इनर शेल्स चूंकि ज्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट चूंकि ज्यादा होता है, तो क्या होगा? साइज ने भी ज्यादा ही होना है, बिकॉज पुल कम हो रही होती है। तो आई थिंक अपने नोट्स को भी मुकम्मल करें। और जहां तक वैल्यूज का ताल्लुक है, अगर आप वैल्यूज उठाना चाहते हैं तो कहां से वैल्यूज उठाएंगे हम? अगर आपने वैल्यूज देखनी है तो मैंने आपको जो पेज दिया हुआ है वहां पे मैंने वैल्यूज लिखनी है। प्लीज बताइए क्या करें वहां पे? अपने इस वाले हैंडआउट पे जाइए जी, हैंडआउट पे जाइए प्लीज, और उस हैंडआउट के अंदर जाकर क्या करें? आखिरी वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। प्लीज बताएं फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे? आयोनिक रेडियस व्हाट? इंक्रीजेस डाउन। जैसे एटॉमिक रेडियस वाज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीजिंग है डाउन द ग्रुप। क्यों सर? वही कॉन्सेप्ट है, नीचे जाते हुए एटम में भी नीचे जाओ तो शेल ज्यादा होते हैं, आयंस में भी नीचे जाओ तो शेल ज्यादा होते हैं। तो अगर वो कंपैरिजन करना है शेल्स के ज्यादा होने वाला, सर वो तो ऑब्वियस है। फिर वो कौन सा है? वो शील्डिंग इफेक्ट वाला कंपैरिजन है। उसमें तो दूसरी कोई बात काउंट होएगी नहीं। उसमें क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से पुल ने कम होना है, और पुल के कम होने से साइज ने बड़ा होना है। जी your question? अच्छा जी। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? हमने एटॉमिक रेडियस के साथ जो पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स मैंने आयनिक रेडियस के साथ लिख दिए हैं। बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स मैंने आयनिक रेडियस के साथ लिख दिए हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा करें। एनीवन? नो? आगे चलेंगे जनाब साहब। यही काम। अच्छा एक काम करना, वैल्यूज देखें। बेरिलियम आयन की क्या वैल्यू है? अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे किस हिसाब से, अगर आप इसका रेडियस देखेंगे पिकोमीटर में, सपोज पिकोमीटर में समझ अच्छा आता है। क्या वैल्यू है? 31, इसका 65, इसका 99, इसकी वैल्यू 113, इसकी वैल्यू 135, इवन इसके बाद भी अगर कोई है तो उसकी वैल्यू 140। तो यू नो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे उनका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? वो ज्यादा हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? नीचे जाने की वजह दोनों में कॉमन है। चाहे कैटाइंस में नीचे जाएं, चाहे एनाइंस में नीचे जाएं, चाहे एटम्स में नीचे जाएं, सीन क्या है? नीचे जाते हुए क्या होगा? सर जी साइज बड़ा ही होगा। आसान उसका ऑर्डिनरी वर्जन क्या है? सर शेल ज्यादा हो रहे हैं। एडवांस वर्जन क्या है? सर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। कुछ बच्चे लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे? सर शेल ज्यादा हो गए। ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 2 मार्क्स हुए और स्पेसिफिकेशन के वर्ड को अहमियत दी गई तो क्या लिखेगा वो? तो लिखा जी शील्डिंग इफेक्ट भी लिखें कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया है। किसी को मसला? जरा ग्रुप 7 को चेक करें। फ्लोराइड की वैल्यू क्या है? 136। ऊंचा बोले। आपको किसने कहा इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है? हमने Ba का एटॉमिक नंबर 36 से बड़ा है। क्या है उसका एटॉमिक नंबर? तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप सोचे भी मत। ठीक है, जो लिखा है सही लिखा है। ठीक है, आप अगर उसके ऊपर वो लगाएंगे ना वो SPDF वाला असूल, तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। वो स्कूल पब्लिक स्कूल, फिलिंग ऑर्डर का मसला है, राइटिंग ऑर्डर का मसला है, कुछ है सिचुएशन उसमें। ठीक है, वो 2, 8, 18 बाद में है कि पहले है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता। ठीक है जी, आ जाओ। इसलिए मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन का जवाब नहीं दूंगा आपको। बेटा मत सोचिए कॉन्फ़िगरेशन उसकी। आपके सिलेबस में सिर्फ 36 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। 36 से जैसे ओ लेवल वाला 21st की कॉन्फ़िगरेशन नहीं सोच सकता। सोचेगा तो काम खराब होगा। आप भी क्या करें? आप भी इनिशियली अभी 36 से आगे 37th मत सोचें। सोचना है तो फिर खेलें उसका स्कूल। जब स्कूल खेल लेंगे, एंड का रिजल्ट निकालेंगे तो ये निकलेगा जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आसान नहीं कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इतना आसान होता तो ओ लेवल में ही होता।
वो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कभी 8 कभी 18, अच्छा चौथे में कभी 8 कभी 18 कभी 32, चौथा भी तो मैंने पूरी तरह समझाया भी नहीं आपको। चौथे में कभी 8 कभी 18 कभी 32, तो अब वो उधर नहीं जाना चाहता मैं कि कब 8 कब 18 कब 32, ठीक है। तो इसलिए वो स्कूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो इधर ही पहुंचेंगे जिधर मैं पहुंचा हुआ हूं। मुझे लगता है यह है हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, यह है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यह है आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यह है क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यह है ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद अगर आपने नीचे करनी है तो रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें शायद आ जाएगा 18। किधर? If there is this radon 2 positive, then इसकी कॉन्फ़िगरेशन में there will be that 2, 8, 18, 18, 32, 8। ये लो, आपके दिल की तसल्ली कर देते हैं पूरी कि 32 का सीन है कोई ना कोई। अब इसके गिन लो वैसे, ये गिनो 2 आ जाएंगे, यहाँ 10 आ जाएंगे, यहाँ 18 आ जाएंगे, ये गिनो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ये गिनो तो कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, ये गिनो तो कितने हैं आई डोंट नो, जो उसका एटॉमिक नंबर हिसाब लगा लो उसके साथ, ठीक है। बहरहाल मैंने जो समझाना था मैं समझा चुका हूं। तो सवाल है तो हाथ खड़ा कर दो भाई। एनीवन? एक चीज रह गई, क्या? आयनिक रेडियस अलोंग द पीरियड रह गया है, तो उस अलोंग द पीरियड को देखेंगे। इससे पहले कि उस अलोंग द पीरियड को देखें, ग्राफ तो पूरा करें। इन दोनों की स्पेस में भी क्या ग्राफ बनाएंगे आप? क्या ग्राफ है जी? क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस को, सॉरी एटॉमिक को नहीं, किसको? आयनिक रेडियस को। यहां नीचे क्या बनाए जनाब? आयंस बनाए, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, एंड आई थिंक इसकी वैल्यूज भी क्या होती हैं सर जी? ज्यादा ही होती हैं। हेलो, इसकी वैल्यूज भी ज्यादा ही होती हैं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो जी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें प्लीज जी। पुत्र इग्नोर मारें। अगर आप फ्लोराइड को देखें तो 136, अगर आप क्लोराइड को देखें तो 181, ब्रोमाइड को देखें 195, आयोडाइड को देखें 216, एस्टेटाइड को देखें 220, 200 को चेंज करें, उसको 220 करें, उसको 216 से बड़ी वैल्यू बनाएं, 220 बनाएं, 220 लिखें उसको। आगे चलें जी। तो क्या हो रहा है? नीचे जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है सर जी? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, कैटायनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, एनायनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। मेटल्स के चाहे जो मर्जी ग्रुप है, मेटल्स वाला, नॉन मेटल्स वाला, मेटलॉइड्स वाला, कैटायन के हिसाब से, एनायन के हिसाब से नीचे जाएंगे तो एक ही फैक्टर है, शेल्स ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, पुल ऑफ द न्यूक्लियस कम होगी, और साइज क्या होगा? बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। एक कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम ये केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म करेंगे और क्या पढ़ेंगे जनाब साहब? फिजिक्स की एक वर्कशीट है आपके पास जी, वो निकाल लीजिए।